जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज है तारीख 26 और बार है शनिवार। कल का गैप था और परसों मैंने लाइव किया था। परसों लाइव जो था वो बड़ा पसंद किया था आप लोगों ने कि मैंने बैठ करके पर्सनल ऐसा लगा कि रूबरू होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे दर्शक ऐसे थे जिन्होंने कुछ ऐसे कमेंट किए थे सर जो शायद अब तक के हमारे लाइव में इतने गंदे और भद्दे कमेंट कभी नहीं आए। एक ही दर्शक था ऐसा, नाम मैं उसका मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन उसको अब मैंने ब्लॉक कर दिया है। और ऐसे जो दर्शक है ना, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है सर कि जब आप कोई खबर देखें ना तो अच्छी मानसिकता के साथ और अच्छे विचारों के साथ देखें, क्योंकि जब हम कोई खबर बताते हैं ना तो वो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, वो आम आदमी के मुद्दे होते हैं, लोगों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। आप किसी एक चीज़ को या आप अपने थॉट ऑफ परसेप्शन से उस खबर को देखते हैं ना तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं है। दूसरी बात कि आप बहुत ही घटिया और गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अपनी समस्या है, अपने सुझाव हैं, अपनी सलाह है या कोई आपके पास में जानकारी है तो बेशक आप हमें भेजिए, कमेंट में उसको लिखिए, हम दिल से उसका इस्तकबाल करते हैं। या हमसे कहीं कोई गलती हुई है तो बेझिझक आप हमारे पास में भेजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप अगर अपने विचार हम पर थोपने का या लोगों पर थोपने का प्रयास करेंगे तो सर ये गलत बात है। आपके अपने विचार हैं, वो आप अपनी व्यक्तिगत राय है उसको अपने तक रखें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। परसों की लाइव में वो जो दर्शक थे, क्योंकि वो पहली बार आए थे, ये भी मैंने देखा है। हम इतने टाइम से ये एपिसोड करते आ रहे हैं तो ऐसे अब दर्शक नहीं है हमारे पास में। वो कहते हैं ना कि फिल्टर हो चुके हैं ऐसे लोग जो बहुत ही गंदी मानसिकता के हैं और जो खबरों को अपने हिसाब से देखते हैं, अपने नज़रिए से देखते हैं, वो अब दर्शक नहीं है। हमारे जितने भी दर्शक अब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सभी बहुत अच्छी सोच वाले हैं, टाइम पर हमको अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी जानकारियाँ देते हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। और जब ऐसे आते हैं ना जो एब्यूज़ हैं या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिनकी सोच वही है कि नहीं मैं कट्टर हूँ, तो कट्टरता वाले दर्शक हमको नहीं चाहिए साहब, ठीक है ना। हम कई बार हमारे साथ जो दर्शक है वो ये कहते हैं अजय जी आप केंद्र के बारे में क्यों नहीं बोलते। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, केंद्र के बारे में और केंद्र की खबरों को बताने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों चैनल चल रहे हैं नेशनल लेवल के, वो बता रहे हैं रात दिन। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो बता रहे हैं रात दिन। किसान बॉर्डर पर डटा हुआ है, वो बता रहे हैं रात दिन। हमारा जो चैनल है वो लोकल चैनल है, हमें हमारे संभाग की बात करनी है, हमारी तहसील की बात करनी है, हमारे ज़िले की बात करनी है, हमारे राज्य की बात करनी है सर। हमें अपने मुद्दे सुलझाने हैं। केंद्र के मुद्दे केंद्र जाने, वो अपने आप सुलझाता रहेगा। राज्य में कुछ नहीं हो पा रहा। हमने राज्य की जिस सरकार को चुना है हमें तो उससे उम्मीदें हैं ना, हम तो शिकायतें करेंगे तो उससे करेंगे। मेरे गांव में अगर पानी नहीं आ रहा है तो मैं नरेंद्र मोदी जी से नहीं कहूँगा, मैं सबसे पहले अपने विधायक से कहूँगा, अपनी सरकार से कहूँगा, अपने प्रशासन से कहूँगा। तो उस चीज़ को सोच करके आप देखें कि मुझे अपना क्षेत्र सुधारना है सर, मैं अपने क्षेत्र में विकास चाहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के मुद्दे और अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहता हूँ। बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं अजय जी आप केंद्र के बारे में नहीं बोलते। मुझे मतलब ही नहीं है सर केंद्र से। केंद्र के बारे में बोलने के लिए नेशनल चैनल पर बहुत सारे पड़े हुए हैं साहब, वो उठाते रहते हैं रात दिन मुद्दा। मेरे आदर से अगर मैं कुछ होता है तो मैं नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह जी से नहीं कहूँगा साहब, सबसे पहले मैं अपनी स्थानीय सरकार से बात करूँगा। और वो चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी कि स्थानीय मुद्दे सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। लोग आपके पास और हमारे पास कितना टाइम है बताओ आप कि हम बड़े बड़े नेशनल चैनल जो हैं उनको देखें और केंद्र सरकार को देखें या राष्ट्रीय स्तर के जो मसले हैं उनको देखें। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे स्तर पर क्या हो रहा है, मेरे मुद्दे कहाँ हैं, मेरी समस्याएं कहाँ हैं, उनका समाधान क्या है। और यही सोच करके हम चल रहे हैं कि नहीं हम यहाँ के जो लोग हैं, हमारे अपने जो लोग हैं, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे उठाएं और उसका परिणाम भी सामने आता है, समस्याएं का समाधान भी होता है। मैं आज मुद्दा उठा लूँ साहब भारत और चीन बॉर्डर का, तो कौन सुनेगा मेरी। हमारा कोई नेशनल चैनल थोड़ी है कि वहाँ सुनेंगे साहब अमित शाह जी हमारी बात। तो कुल मिलाकर के हमारे जितने दर्शक हैं उनसे हमारा निवेदन है अच्छी सोच के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में आप चैनल को देखें, उसकी खबरों को शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, ये इम्पोर्टेंट है। आज अगर आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है ना सर, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोकल, हम लोकल, प्रशासन लोकल।
आपकी समस्याओं को स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाते हैं, प्रशासन उस पर एक्शन लेता है और समस्याओं का समाधान होता है। तो इन चीज़ों का विशेष आप ख्याल रखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इस तरह के जो वाहियात और घटिया किस्म के दर्शक हैं ना सर, इनको तो हम तुरंत बैन कर देते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जिनमें कट्टरता भरी हुई है ना, और जो विशेष चापलूसी करते हैं किसी की, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है सर। तो वो चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ आप शेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना, शेयर करिए। चलिए अब बात करते हैं आज की तमाम खबरों की। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ, कल से और आज तक प्रदेश स्तर पर क्या हलचल रही। एक तो सबसे ज़्यादा लोगों का जो है ना वो चल रहा है मामला कि साहब गाइडलाइन को लेकर के अब क्या होने वाला है, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार को वीकेंड रहेगा। पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको, रविवार का वीकेंड जो है वो तो अभी जारी रहेगा। इसको लेकर के सरकार मेरे ख्याल से अभी तक, क्योंकि ताज़ा गाइडलाइन के बारे में ये कहा गया है कि साहब देर रात तक वो आ जाएगी, और शायद आ भी गई है। मेरी टेक्निकल टीम उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है, अगर आ गई होगी तो अभी मैं आपको बता दूंगा। एक तो दुकानों का समय बढ़ेगा, यानी वो 7 बजे तक कर दी जाएंगी। शादियों में भी छूट मिल जाएगी, ठीक है ना, वो भी एक बड़ा कदम सरकार उठाने वाली है। स्कूलों को लेकर के शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा है कि नहीं, जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि बच्चे सुरक्षित हैं तब तक हम विद्यालय नहीं खोलेंगे। ठीक है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर साहब जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, कोचिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके बारे में तो सोचो। वैकेंसीज़ तो आप निकाल रहे हैं, आपने कह दिया 26 सितंबर को रीट होने वाली है, मगर आपको ये भी अच्छी तरीके से पता है कि कितना लंबा टाइम हो गया जब से बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं, दूर हैं। थोड़ा सा माहौल तो क्रिएट करो ताकि वो वापस उस रिदम में आएँ और अपनी पढ़ाई और अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकें। कोचिंग आपको खोलनी पड़ेगी, 8वीं तक के विद्यालय ठीक है आप बंद रखिए, लेकिन 9 से लेकर के और ऊपर तक हायर एजुकेशन तक के जो स्कूल हैं और कोचिंग हैं, कॉलेज हैं, उनको तो कम से कम शुरू कर सकते हैं आप। शादियों में सब कुछ छूट दे रहे हैं आप, दुकानें आप खोलते जा रहे हैं। जब सब कुछ ही आपने अनलॉक कर दिया है तो इनसे क्या दुश्मनी है आपकी। अब तो वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्कुल उत्साह के साथ में आ रहे हैं आगे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि नई गाइडलाइन आती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गाइडलाइन का इंतज़ार लोगों को ज़रूर है कि साहब सोमवार से क्या कुछ बदलने वाला है। शादियों को लेकर के अगर जो फ्रीडम मिलेगा वो 1 जुलाई से मिलेगा सर, क्योंकि 30 जून तक तो वही गाइडलाइन रहेगी, लेकिन 1 जुलाई से उम्मीद ये है कि शादियों में इवेंट्स है या डीजे है या घोड़ी है, इनको भी अब थोड़ी सी इजाज़त मिल जाएगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें क्या कुछ हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शेयर ज़रूर कर रहे होंगे, ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। रोडवेज के सीएमडी जो है राजेश्वर सिंह, उन्होंने सभी डिपो प्रबंधकों को ये निर्देश दिया है कि मानसून से पहले जो भी खामियां हैं बसों में उनको ठीक कर लिया जाए। अगर बरसात में छत लीकेज होती है, नट बोल्ट है, टायरों की मरम्मत है, उन सारे काम को ठीक कर लिया जाए ताकि मानसून के समय लोगों को, सवारियों को यात्रा करने में परेशानी ना हो। एक निर्देश और उन्होंने दिया है कि तेज़ बहाव वाले या रपट है या पुलिया है, वहाँ से अगर बसेस गुजरती हैं तो उसके लिए भी जो ड्राइवर है उसको विशेष सुरक्षा इंतज़ामों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, और यात्रियों की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो आज उन्होंने जितने भी रोडवेज डिपो हैं उनको ये निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज जितने भी किसान संगठन थे उन्होंने भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। हालांकि उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी, और पुलिस बल और किसान जो नेता हैं वो कई बार आमने सामने भी हुए हैं। और 3 कृषि कानूनों का विरोध लंबे समय से चला आ रहा है सर, 7-8 महीने हो गए इस मामले को चलते चलते। केंद्र अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और किसान नेता जो हैं, किसान संगठन जो हैं, वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा ये तो पता नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनको अप्लाई करने से रोक लगा रखी है। यानी ये 3 जो कृषि कानून हैं इनको अभी धरातल पर उतारा नहीं गया है रोक की वजह से। कुछ ही देर में जो नई गाइडलाइन है वो जारी हो सकती है, और गृह विभाग इसको अंतिम रूप दे रहा है।
और सीएम की मंजूरी का इंतज़ार है, उसके बाद में ये गाइडलाइन जारी हो जाएगी। अगर लाइव के दौरान आ जाती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, नहीं आती है तो तुरंत आप हमारे पेज पर देख सकते हैं कि क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ नया अनलॉक हो रहा है। वहीं स्कूलों को लेकर मैंने आपको बताया कि अभी स्थिति असमंजस की है। शिक्षा मंत्री डोटासरा हैं, वो कह रहे हैं साहब स्कूल अभी नहीं खोलेंगे जब तक बच्चे सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, लेकिन हमारा भी वही कहना है कि बिल्कुल साहब हो सकता है 8th तक के जो विद्यालय है उनको आप बंद रखें, लेकिन जो हायर एजुकेशन है या 9 से ऊपर के जो हैं उनको तो कम से कम आप चालू रखें। सीएम की मंत्रिपरिषद के साथ में आज 2.5 घंटे बैठक चली है अनलॉक 3 को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, और नया डेल्टा कोरोना चल रहा था 1, 2 और अब ये डेल्टा नया आ गया। इसके मामले भी राजस्थान में कल आपको याद होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपने, पहला केस आया बीकानेर में। हालांकि वो रिकवर हो गया, वो महिला जो है वो ठीक हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर के इसने चिंता ज़रूर बढ़ाई है। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो अभी चल रही है, जो टीकाकरण चल रहा है, वो भी इस पर कारगर साबित हुआ है। यानी अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हम कम से कम इसके इम्पैक्ट से या इसके इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। लेकिन डेल्टा की वजह से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है। सरकार का ये कहना है और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का ये कहना है कि सरकार जो है वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी जितनी भी मेडिकल सिस्टम है उसको बिल्कुल अपडेट हमने कर रखा है और जितनी भी तैयारियां हैं वो हमारी पूर्ण है। जनता को किसी भी प्रकार के इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये डेल्टा आता है या कोरोना का तीसरी लहर आती है तो भी हमारे पास में ये पर्याप्त संसाधन है कि हम लोगों की सुरक्षा, लोगों की बचाव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि डेल्टा का जो है ना वो टेंशन देने वाला ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए सर, बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि सरकार समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय तो ले रही है, बहुत सारी चीज़ों को अनलॉक कर तो रही है, लेकिन क्या हम लापरवाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर। हमें उस लापरवाही से बचना है। हमें मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना पड़ेगा, हमें उससे गुरेज करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें सर। तो ये चीज़ है। चलिए, और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से आज उनके आवास पर मीणा समाज के महिला प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। आज सचिन जी ने जनसुनवाई की और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ से जो वीडियो वायरल हो रहे थे उनमें मीणा समाज की उन महिलाओं ने शानदार रसीये गाए पायलट साहब के लिए, और वो वीडियो वायरल भी हो रहे हैं और काफ़ी खुशी जाहिर की थी उन्होंने। और सचिन साहब ने भी जो सुनवाई है, जन सुनवाई है, उनमें उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही बहुत सारी समस्याओं का निदान किया, निस्तारण किया। वैक्सीन में प्रदेश ने अब रफ्तार पकड़ ली है, पर्याप्त डोज भी मिल रही है। गंगापुर सिटी को ही प्रतिदिन 7 से 8 हज़ार डोजें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर के प्रशासन भी चाक चौबंद है, जितना हो सकता है। अब तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल कर लिया है। देखिए आप, क्रिएटिव स्कूल है या धर्मशालाएँ हैं या अलग अलग जो जगह है, लोकेशंस हैं, वहाँ पर भी अब डोज पहुँचाई जा रही है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने नज़दीकी सेंटर पर जा कर के और वैक्सीन लगवाएं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगातार जारी है। तो प्रदेश कुल मिलाकर के ये है कि अब तेज़ी से इस ओर चल रहा है। वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है हमको, कुल मिलाकर के ये मान लीजिए आप, और कोई तरीका है ही नहीं इस महामारी से बचने का। तीसरी लहर भी अगर आती है और हमने अगर वैक्सीन करवा लिया है या टीकाकरण करवा लिया है तो कम से कम हमें ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि इसका प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर अब कितना होने वाला है। तो ये अच्छी बात है। वैक्सीनेशन को लेकर के अच्छी स्थिति है इस समय राजस्थान की। शुक्रवार को एक दिन में, यानी कल एक दिन में 10,45,833 लोगों को टीकाकरण किया गया था। ये रिकॉर्ड है सर राजस्थान में। मैं राजस्थान के स्तर पर बता रहा हूँ आपको। ये 10,45,000 से ज़्यादा लोगों को कल टीकाकरण कर दिया गया था। और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का ये कहना है कि अब हमारे पास में इतनी व्यवस्था है कि हम आने वाले दिनों में एक दिन में 15 लाख लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं।
और अगर इस हिसाब से चलता रहा मामला तो हम बहुत जल्दी वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 पर आ जाएंगे। अभी हम शायद चौथे या 5वें नंबर पर हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि प्रदेश की जो गहलोत सरकार है ना, वो इसको लेकर के गंभीर है और तेज़ी से जितना मेडिकल स्टाफ है ना साहब, वो भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सिक्के का एक पहलू और है जिस पर गौर करना ज़रूरी है, और वो क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर लोग? शेयर में कमी ना रखें सर प्लीज़। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल जो है ना, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें सर। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हेल्प हो, आप चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, तो जो हम कह रहे हैं ना, उतना सहयोग तो हमारा ज़रूर करें आप लोग। शेयरिंग और चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ये 2 काम ज़रूर करना है आपको। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि साहब दूसरा मामला क्या है, सिक्के का दूसरा पहलू है क्या। कैंप में या अभियान लगा करके हम बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें से कुछ शिकायतें, कुछ कंप्लेंट भी आ रही हैं सर। कंप्लेंट क्या आ रही है? बंदा लगवा रहा है कोवैक्सीन, सर्टिफिकेट निकल करके सामने आ रहा है कोविशील्ड का। ये सही बात है और मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं सर इसके, और मैं अकेला नहीं हूँ या हमारा चैनल अकेला नहीं है जो इस दावे को कर रहा है। बहुत जगह से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि साहब लग तो कोवैक्सीन रही है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कोविशील्ड का, या लग रही है कोविशील्ड, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कोवैक्सीन का। अब इसमें चक्कर पड़ेगा फिर। कोवैक्सीन 28 दिन में लगवानी है, कोविशील्ड आपको 84 दिन में लगवानी है सेकेंड डोज। दूसरी बात, जो फर्स्ट डोज लगी है वही आपको सेकेंड डोज लगवानी है। आज इसको लेकर के हालांकि मैंने कोशिश की थी BCMHO से बात करने की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया कि साहब इस मामले का अब क्या होगा फिर निस्तारण। आज गुजरात से एक वीडियो आया कि जो वहाँ नर्स है उसकी जो सिरेंज है उसमें कोई लिक्विड नहीं है और सिर्फ खाली जो सिरेंज है वो लगाई जा रही है, दवाई नहीं है उसमें। फिर तो ऐसा ना हो इस अभियान के चक्कर में, आंकड़े अच्छे दिखाने के चक्कर में हम कोई लापरवाही कर रहे हों, क्योंकि ये तो परंपरा है भारत की, ये तो परंपरा है भारत की। कोई काम इतनी आसानी से हम कर लें और उसमें कोई करप्शन ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। वैक्सीनेशन होना चाहिए, लोग उत्साह दिखा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोग बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है, मगर चंद लोगों की वजह से, कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा ना हो कि सच्चाई कुछ और निकल करके सामने आए। इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं सर। तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है सर, इनको गंभीरता से देखा जाए। PMO साहब हैं, CMHO साहब हैं, BCMHO साहब हैं, जो भी प्रभारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है इन चीज़ों को बारीकी से देखा जाए। कितनी ऑयल आप वहाँ भेज रहे हैं, कितनी डोज आप भेज रहे हैं, कितनी लग रही है, कितनी सिरेंज मिल रही है, लोगों से फीडबैक ज़रूर लें क्या कुछ चल रहा है। और जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये जो खिंचवाते हो ना आप सेल्फी फ़ोटो, ये तो खिंचती रहेंगी, इनको तो गोली मारो। सबसे पहले ध्यान वहाँ लगाने की बजाय वहाँ लगाओ, मेरे अंदर दवाई जा रही है या नहीं जा रही है, डोज है या नहीं है, और सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ये थोड़ी सी शिकायतें हैं ना, ये आ रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। और मैं आपको बताऊं कि अब तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो प्रदेश में, हमारे राजस्थान में 2,36,19,443 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 7.5-8 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश जो है, इस प्रदेश में 2.5 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। तो इसे एक अच्छी उपलब्धि कहा जाएगा सर कि हम इतना टारगेट अचीव कर चुके हैं और अब भी ये तेज़ी से चल रहा है। मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर पढ़ी थी कि इटली में 45% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया था और इटली को अब मास्क फ्री देश घोषित कर दिया है। यानी अब वहाँ कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता। मास्क अभी भी हमको लगाना है, ये ध्यान रखना, वैक्सीन के बाद भी हमको मास्क लगाना है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो फिर सरकार भी थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमको राहत मिल सकती है। चलिए, प्रदेश में सियासी हलचल अभी तो शांत है। बहुत सारे बयानवीर निकल कर के सामने आए और सबने अपने अपने बयान दिए, कोई गहलोत जी के पक्ष में और कोई पायलट जी के पक्ष में। ना गहलोत जी एक शब्द बोले, ना पायलट जी एक शब्द बोले, बयानवीरों के बयान जो हैं वो चलते रहे। अब ये मामला 2 दिन से थोड़ा सा शांत है, मगर ऐसा तो नहीं कहीं ये तूफान से पहले की शांति हो, है ना। गौर ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के सियासी हलचल जो है ना वो अभी शांत है। क्या निकल करके आता है वो देखना ज़रूर पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनको थोड़ा सा बीच में लिया गया था कि साहब आप इस मामले को सुलझाएं, तो आज उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, तो आज उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये उनका ऑथेंटिक बयान आया है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लेकर के जो फार्मूला है परिणाम का, उस पर आज अंतिम फैसला हो जाएगा, उस पर मोहर लग जाएगी। फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको तो प्रमोट किया जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल उनके लिए जो नया फार्मूला है एग्ज़ाम का निकल करके वो सामने आने वाला है। तो हो सकता है कि सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तरीका क्या होगा वो देखना पड़ेगा। प्रदेश में रोज़ शाम होते ही मौसम का थोड़ी सी परेशानी आई हुई होगी आप लोगों को, शायद नेट की वजह से बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था और कुछ पल के लिए जो हमारी लाइफ थी ना वो रुक गई थी। चलिए वापस जुड़िए, खबरें तो कंप्लीट करनी है। और प्रदेश स्तर की मैं बड़ी खबरें आपको बता रहा था कि उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर के जो फार्मूला है उस पर आज मोहर लग सकती है। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में शायद कुछ नई चीज़ सामने निकल करके आ सकती है। प्रदेश के मौसम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल शाम होते होते प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ज़िलों में मौसम सुहावना हो जाता है। गर्मी हालांकि अच्छी खासी है, ये भी मैं आपको बता दूं, दिन भर उमस और गर्मी का वातावरण रहता है, लेकिन शाम होते होते मौसम सुहावना हो जाता है। बीती रात भी प्रदेश के 12 ज़िले ऐसे थे जिनमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई और मौसम सुहावना हुआ। तो ये थी प्रदेश स्तर की बड़ी खबरें। अब बात करते हैं हम भरतपुर ज़िले की। भरतपुर ज़िले से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। जोरहारा थाने इलाके के कंचन नेर गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ग्रामीणों ने 2 चोरों को रात को एलईडी चुराते हुए पकड़ा और पकड़ने के बाद में उनकी जम करके तो की धुनाई और उनको बांध दिया खम्भे से। ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया, एक्शन लिया। पुलिस जब पहुंची मौके पर तो पुलिस के हवाले उन चोरों को कर दिया गया। ग्रामीणों का ये कहना था कि ये दोनों जो हैं वो रात को एलईडी चुराने आए थे और जब इनको पकड़ने की कोशिश की गई तो इन्होंने ग्रामीणों पर फायरिंग भी की। शाकिर और बिलाल नाम के ये 2 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन कुल मिलाकर के है उनको जो अमानवीय यातना बेल्टों से, लाठी डंडों से जो पीटा गया था ना सर, वो गलत था। आपको अधिकार नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें। पुलिस को सूचना दे करके और पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। सर, मॉब लिंचिंग तो वैसे ही बड़ा तगड़ा इशू बना था हिंदुस्तान में, भीड़ के द्वारा पीटने का मामला। तो ऐसे अगर कोई मामले हों तो बचने का प्रयास ज़रूर करें कि आप अपने हाथ साफ नहीं करें, ये कोशिश ज़रूर करें। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जो हैं वो कल जिले के दौरे पर रहेंगे और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों का वो शिलान्यास करेंगे, आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा नई मंडी में सुलभ कॉम्प्लेक्स का भी वो लोकार्पण करेंगे। बयाना के डांग थाना क्षेत्र में ज़मीनी विवाद के चलते पोते ने मारी अपने ही दादा को गोली। बरसों पुराना विवाद था ज़मीन के बंटवारे को लेकर के और ये चल रहा था और कल आपस में जब गाली गलौच हुई या कहासुनी हुई तो 2 पक्षों में फायरिंग हुई है और पुलिस जो है, गढ़ीबाजना पुलिस, वो मौके पर पहुंची और बुजुर्ग का इलाज अभी भी जारी है और जांच कर रही है पुलिस। भरतपुर से एक महिला तांत्रिक के द्वारा एक पुरुष को अपने साथियों के द्वारा भूत भगाने के नाम पर जबरदस्त मारपीट करने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अपने साथियों के साथ मिलकर के महिला तांत्रिक ने भूत भगाने के नाम पर ये अमानवीय यातना दी उस व्यक्ति को। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस सक्रिय हुई और रूदाबल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला तांत्रिक के 2 साथियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन महिला तांत्रिक जो है वो अभी भी फरार है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस क्षेत्र के रहने वाले राकेश कुशवाहा ने बताया
रमेश कुशवाहा, उन्होंने बताया कि साहब इस क्षेत्र में ये जो अंधविश्वास है, जादू टोने हैं, तंत्र मंत्र है, इनका खेल आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है और ये अभी भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं इस क्षेत्र में, महिला और पुरुष, जो अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो लोगों के साथ में इस तरह की तंत्र क्रियाएँ को अंजाम देते हैं। इन तंत्र क्रियाओं के चलते क्षेत्र में आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं वो भी बढ़ रही हैं और उनको भी अंजाम कई बार दिया जाता है। कुल मिलाकर के 21वीं सदी के हिंदुस्तान में इस तरह की जो बातें हैं ना, ये शर्मिंदगी वाली बातें हैं कि अभी भी हम तंत्र मंत्र, जादू टोने और इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं। और कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जब तंत्र मंत्र के नाम पर और इन चीज़ों के नाम पर पूरा परिवार का परिवार तबाह हो जाता है। सर, गंगापुर का भी एक मामला था, आपको याद हो तो, फोटोग्राफर का, है ना, जिसमें पूरे परिवार ने मिलकर के और सामूहिक आत्महत्या कर ली थी कि स्वर्ग में जाएंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे। दिल्ली का एक मामला था ऐसा ही। सर, ये सारी दकियानूसी बातें हैं, बकवास बातें हैं, इनसे अब हमको निकलने की ज़रूरत है, इनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब छोड़ो इन चीज़ों को। तो ये मामले बहुत तेज़ी से वहाँ से आ रहे हैं, ये लोगों का कहना है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं, तो एसपी केसर सिंह के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंचनपुरा पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हनुमान मंदिर के पास से अतिराजकापुरा से 2 आरोपियों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो अनेक सिंह गुजर और गजेंद्र गुजर है। इनके पास से 8 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आज 4 महीने से फरार चल रहे पृथ्वी सिंह मीणा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हासई मोड़ से उसको गिरफ्तार किया गया है और आरोपी ने जो बाइक इस्तेमाल की थी वारदात के दौरान, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो ये धौलपुर से प्रमुख खबरें थी। अब चलते हैं हम करौली ज़िले की तरफ। करौली ज़िले से क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को सांस लेने में तकलीफ़ के चलते जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी और उसके बाद उनको तुरंत मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट करवाया गया है। सीएम गहलोत ने फ़ोन करके उनसे उनकी कुशलक्षेम पूछी है और उनके पुत्र विजय बैंसला से भी कॉल पर बात की है। कुल मिलाकर के उनका इलाज अभी जारी है और उम्मीद ये करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर के वापस आएंगे। करौली का जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय अब सील कर दिया गया है। जो एसीबी के डीएसपी हैं अमर सिंह मीणा, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की कार्रवाई का ये मामला है और ज़िले में अन्य स्थानों पर भी छानबीन की जा रही है श्रम कल्याण को लेकर के, और ये माधोपुर में भी चल रहा है। हिंडौन में जमीनी विवाद के चलते 2 भाई जमकर के खूनी संघर्ष, 4 लोग इसमें घायल हुए दोनों पक्षों के और सरकारी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। नदी का नगला गांव के में ज़मीन के बंटवारे को लेकर के ये मामला हुआ था बुआई के दौरान, जब एक पक्ष बुआई करने गया था तो दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हुए इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये करौली ज़िले की प्रमुख खबरें थी। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देखना हैं लोग, अच्छी बात है। और अब चलते हैं हम सवाई माधोपुर यानी हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा 30 तारीख को आ रहे हैं सवाई माधोपुर। जन सुनवाई करेंगे, समीक्षा करेंगे, जितने भी विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक लेंगे। क्या कुछ चल रहा है सवाई माधोपुर ज़िले में इन दिनों। ज़िले में अगर कोरोना की बात की जाए तो कोई पॉजिटिव केस नहीं है, बिल्कुल। अब हम शून्य की ओर हैं सर, हमारे यहाँ से कोई पॉजिटिव केस नहीं है, अस्पताल शून्य हो चुके हैं। माउंट टाउन डिस्पेंसरी में आज वैक्सीनेशन के दौरान एक चिकित्सक पर हमले किए जाने का मामला सामने आया है। चिकित्सक मनीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चिकित्सकों ने इसका विरोध भी दर्ज करवाया है। माउंट टाउन थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और अंतिम समाचार लिखे जाने तक जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगाने पर यह हंगामा हुआ था। अब चलते हैं गंगापुर सिटी यानी हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ चल रहा है हमारे शहर में इन दिनों। एक तो सबसे बड़ी बात चल रही है गर्मी, अच्छी खासी चल रही है साहब, लेकिन दुकानों पर रौनक लौटने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी जो वातावरण है ना उसमें उमस है, लेकिन शाम होते होते वातावरण जो है थोड़ा सा ठीक हो जाता है। लाइट कटौती तो कहना ही क्या, वो तो अभी भी जारी है।
पहले भी जारी थी। ना वो सुनने को तैयार, ना वो मानने को तैयार। हम अगर कभी फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं तो एक ही बात कहते हैं, साहब कहीं फॉल्ट है, कहीं मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और ये सामने आकर के ये भी नहीं कहते कि साहब हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है, हम लाइट दें तो कहाँ से दें, है ही नहीं इनके पास में व्यवस्था। एक्चुअली बात तो ये है। मगर सरकारी कर्मचारी की मजबूरी क्या है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। सुन तो सकता है, आम आदमी की गालियां सहन कर सकता है, आम आदमी की बद्दुआएं सहन कर सकता है, मगर अपनी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता कि भाई साहब मैं क्या करूं, मुझे ऊपर से ही ना इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, ना पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल रही है, मैं दूं कैसे लोगों को। और यही हो रहा है इन दिनों गंगापुर सिटी में। ये मानने को तैयार नहीं है, जनता भोग रही है और जनता को परेशानी आ रही है। गंगापुर सिटी में कब लाइट कट जाए कोई नहीं जानता, कितनी देर के लिए कट जाए कोई नहीं जानता। फ़ोन उठाने के मामले में तो कहना ही क्या साहब। आपको याद है ना जब मैंने वहाँ जाकर के रात को 11 बजे लाइव दिखाया था, मेरे पास भी फ़ोन आया था दूसरे दिन। ये और बता दूँ आपको, अधिकारियों का, भाई साहब हमको बख्शो थोड़ा सा। मैंने कहा सर बिल्कुल बख्श देंगे, हमें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन ये सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं साहब। जनता बिल दे रही है आपको और मनमाना बिल दे रही है। जो आप मांग रहे हो ना अपनी मनमानी से, वही बिल दे रही है। मगर सुविधा तो दो लोगों को, लाइट तो दो। ना तो आप सुन रहे, ना आप फ़ोन उठा रहे, ना समस्याओं का समाधान हो रहा, और कटौती अभी भी जारी है। ये कंडीशन है शहर में इन दिनों लाइट की। खबर का असर हुआ है। खबर का असर ये हुआ है, देखिए जब आप हमारे पास में कोई समस्या भेजते हैं तो हम तुरंत संबंधित जो अधिकारी है उनके पास में उस समस्या को भेज देते हैं, और जो अधिकारी है वो उस समस्या का समाधान भी करते हैं, निदान भी करते हैं। कुछ समस्याएं बड़े लेवल की होती है तो उसमें टाइम लग जाता है, छोटे लेवल की है तो तुरंत उनका समाधान हो भी जाता है। आपको याद होगा बगड़ाई की हमने एक समस्या उठाई थी और वहाँ के लोग बहुत परेशान थे पेयजल की समस्या से, कि साहब पीने के पानी का अब कोई इंतज़ाम नहीं है। थोड़ा बहुत इंतज़ाम जो सरपंच साहब ने किया था अब वो भी ख़त्म हो गया। एसडीएम वजीरपुर का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो व्यक्तिगत रूप से भी उनको इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था कि सर बगड़ाई में जो पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान आप करें। वहाँ से कल मेरे पास में 2-3 ग्रामीणों ने फ़ोन किया और उन्होंने धन्यवाद किया जी न्यूज़ पोर्टल का कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारी पानी की समस्या का समाधान हो चुका है, यानी वहाँ पर काम शुरू हो चुका है और आने वाले 5-7 दिन में ही पीने का पानी बगड़ाई के लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। ये खबर का असर हुआ। कल शाम को तहसील के सामने से मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा था एक तो कचरा नहीं उठाया गया था और नालियों पे से फेरो कवर जो हटाए गए थे वो वापस नहीं रखे गए। मैंने इसको लेकर के तुरंत सभापति महोदय को बात बताई तो उन्होंने तुरंत ही शाम को एक तो वहाँ से कचरा उठवा दिया और फेरो कवर लगवा दिए। रोडवेज स्टैंड के सामने एक छोटी पुलिया है जहाँ बीच का जो मेन हॉल है वो काफ़ी दिन से टूटा हुआ है। मैंने कल इसके फुटेज भी भेजे थे सभापति महोदय को और उन्होंने तुरंत कहा है, आज ही उन्होंने आदेश दे दिए कि फेरो कवर जो है लग करके और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये भी कल तक ठीक हो जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने परसों की लाइव में मुझे भेजा था, अजय जी आपसे मैंने एक काम की कही और आप पे इतना सा जो काम है ना छोटा सा वो भी नहीं हुआ। भाई साहब 1 महीने पहले आपने मुझे एक खबर बताई और मैंने संबंधित अधिकारी को भेज भी दी। मुझे शर्म इस बात के लिए आ रही है कि आपने 1 महीने में क्या किया। आप 1 महीने में कितनी बार अधिकारियों से मिले। अधिकारियों से मिलना तो दूर साहब, आपने 1 महीने में मुझे ही वापस रिकॉल नहीं किया कि अजय जी ये काम अब तक नहीं हुआ। आपको क्या लगता है सारा काम हम करें, आप आराम से कूलर पंखे की हवा में सोएं और बता दिया हमने तो जी न्यूज़ पोर्टल को अब जी न्यूज़ पोर्टल जाने। भाई साहब ऐसे काम नहीं होते हैं। हमारा काम है आपकी समस्या हमने सुनी, हमने संबंधित अधिकारी को भेज दी, आप आराम से सो जाते हैं फिर, है ना, कि हमने तो भेज दिया जी न्यूज़ पोर्टल वालों को, अब वो जाने। हमारी क्या गरज है जो हम जाने। आम आदमी आप है, जागरूक आपको होना है, अपनी समस्याओं को अपने सवालों को उठाने का दम आप में भी होना चाहिए। आप भी उठाएं। अधिकारी आपका काम करने के लिए बैठे हैं, अगर वो सुनवाई नहीं करते या आपको गलत बिहेव करते हैं या कोई बात है तो आप हमें बताइए। आप खुद तो कुछ करना नहीं चाहते और सारी समस्याएं जो हैं वो दूसरों पर डाले जा रहे हैं। आप ही करवाओ हमारे तो सारे काम, तो ये गलत बात है। हम करवाते हैं अपने स्तर पर जितना हो सकता है ना बेस्ट उतना करने का प्रयास ज़रूर करते हैं, मगर आपको अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ेंगी।
बहुत सारे मुद्दे हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आजकल लोग अपनी जो व्यक्तिगत समस्या है ना, मेरी इससे लड़ाई चल रही है तो मैं शिकायत कर देता हूं जी न्यूज़ पोर्टल पे। आपकी इन व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ। अपने जो पर्सनल वो है ना झगड़े, उनको हमारे पास में मत भेजें आप। इसीलिए आजकल है ना बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं, अजय जी ये देखो ये लफड़ा हो गया और आप यहाँ करके लाइव चलाओ। हम नहीं चलाते जब तक उस खबर की पूरी तरह से सच्चाई हमें पता नहीं चलती और उसकी पूरी पुष्टि नहीं होती। नहीं चलाते हम, आपके कहने से नहीं चलाएंगे हम, क्योंकि बहुत चीज़ें हमारे सामने निकल करके आई हैं सब कि लोग अपनी पर्सनल जो दुश्मनी है वो निकालने के लिए हमें फ़ोन कर रहे हैं। भाई भाइयों में आपस का झगड़ा है, एक हेडपंप पे उसने कब्जा कर लिया, उसने मुझे शिकायत कर दी। दूसरा भाई कह रहा है साहब ये हमारे घर का मामला है, बताओ आप, और मजाक का पात्र फिर हम बन जाएं। तो अब आप जितने भी दर्शक हैं, हमारी रिक्वेस्ट है, सार्वजनिक मुद्दा कोई भी है, लोगों से जो हित की जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, बेझिझक आप हमें भेजिए, लेकिन अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए आप हमारा इस्तेमाल करें, ये गलत बात है। तो ये चीज़ें जो अब गंगापुर में चल रही हैं, बगड़ाई में पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। और मैं एसडीएम नरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर कि आपने मेरी बात पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की। सभापति द्वारा जो भेजी गई समस्याएं हैं उनका निदान भी हो रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया, फवारा चौक और रोडवेज स्टैंड, वहाँ की जो समस्याएं थी उनका समाधान उन्होंने किया है। गेहूं की खरीद बंद हो चुकी है, ये मैंने खबर परसों ही आपको बता दी थी। बहुत सारे दर्शकों के हमारे सवाल थे कि साहब गेहूं की जो खरीद है वो चल रही है या नहीं चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया था 30 जून या टारगेट जो भी पहले हो जाएगा पूरा, उसी समय गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो बंद हो जाएगी और सरकारी खरीद बंद हो चुकी है। लेकिन चने की जो सरकारी खरीद है उसको लेकर के आज हंगामा किया है किसानों ने, जिसको लाइव चलाया था पदम जी ने। दरअसल उनका कहना था कि क्वालिटी को लेकर के कुछ हंगामा हुआ था, बाद में वहाँ पहुँचे भी हैं सुपरवाइज़र, उन्होंने देखा है और अब उम्मीद ये करते हैं कि आगे जो है इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अमृत योजना और सीवरेज, क्या कहना साहब, अमृत योजना का काम हालांकि तेज़ी से चल रहा है, वो लोग कनेक्शन कर भी रहे हैं अब तेज़ी से। हमने हायर सेकेंडरी स्कूल का भी एक मुद्दा उठाया था, इतना बड़ा स्कूल है, इतना पुराना विद्यालय है या उपखंड का, लेकिन पीने के पानी आप ताज्जुब करोगे, इतने सालों से सिर्फ भामाशाहों के ज़रिए ही वहाँ बच्चों के लिए पानी की पूर्ति हो रही थी और उन्होंने फाइल लगाए हुए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ नल कनेक्शन नहीं किया गया हायर सेकेंडरी स्कूल में। ठीक है, अभी तो चलो बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब बच्चे आने लग जाएंगे तो वो कहाँ से पानी पिएंगे, भामाशाहों के भरोसे। तो वो एक मुद्दा था। लेकिन अमृत योजना वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, पेच वर्क नहीं चल रहा है सर, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, जगह जगह पूरा शहर खुदा पड़ा है लेकिन पेच वर्क नहीं चल रहा। अभी तो ट्रक यूनियन का ही निस्तारण नहीं हुआ, नहीं हुआ। मिट्टी डाल दी सर लेकिन पेच वर्क नहीं हुआ है। अभी ट्रैफिक वहाँ से प्रॉपर जिस तरह शुरू होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और सिर्फ ट्रक यूनियन की बात नहीं है, सभापति महोदय ने मुझसे कहा था कि जो नई अनाज मंडी है उसके पीछे का जो रास्ता है, बगल का जो रास्ता है जो टंकी की तरफ जाता है, उस पर भी बहुत जल्दी ग्रेवल वाला रोड जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। गिट्टी पड़ी हुई है, लगभग 15 दिन हो गए सर, और वो काम भी अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हॉस्पिटल रोड पर आप जा करके देखिए कितने बड़े गड्ढे हैं। काम धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। या तो सीधी सी बात यह है कि कर्मचारी आपकी सुनी नहीं रहे, अधिकारी चिल्ला रहे हैं, जनप्रतिनिधि है वो चिल्ला रहे हैं, एमएलए साहब खुद कई बार फटकार लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। काम उसी तरीके से कछुआ चाल से ही चल रहा है। और अब कई जगह से, शिवपुरी से हमारे पास में कॉल आया था कल कि साहब वो आए पाइपलाइन डाल करके और चले गए, खड्डे को वैसे के वैसे ही छोड़ करके। शाम को आ गई बारिश, उसमें भर गया पानी, वो हो गया रोड के लेवल और लोग गिरने लग गए। फिर उसमें बिल्कुल गाड़ियाँ भी गिरी हैं, लोग भी गिरे हैं और जख्मी हुए हैं, क्योंकि पानी जब रोड के लेवल आ जाता है तो उनको दिखता ही नहीं है कि यहाँ गड्ढा है। वो अपना काम करके निकल लिए, अब मरो तो पब्लिक मरो। सभापति महोदय से और प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, सर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करें, बिल्कुल करें, वरना ये शहर जैसा हम कहते आ रहे हैं ना, हादसों का शहर बनेगा, 100% बनेगा। और जनता के धैर्य का ज़्यादा इम्तिहान ना लें आप। हर चीज़ पर हमारी नज़र है और हर चीज़ को हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं बार बार, लेकिन ना तो अमृत योजना वाले और ना सीवरेज वाले ये इतने नकटे और बेशर्म हो चुके हैं साहब कि इनके तो कान पे जू ही नहीं रेंगती है। ये तो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं इस वक्त।
चाहे कितनी फटकार इनको लगा लो, एक्सक्यूज़ इतने हैं इनके पास में कि पूछो ही मत। ये कंडीशन चल रही है इस समय शहर में। कृषि विभाग जो हैं कृषि योजनाओं को लेकर के और जो अधिकारी हैं उनका मैंने आपसे कहा था कि मैं एक इंटरव्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा। कल भी मैंने ये कोशिश की थी लेकिन वो छुट्टी पर चले गए थे। अब आने वाले सोमवार को, परसों, मैं ये कोशिश करूंगा कि कृषि विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनको हम लाइव लें। एक तो किसानों के लिए इस समय कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजना, जैसे मेड़बंदी है, इसको लेकर के बहुत सारे किसानों का वो आया था मेरे पास में फ़ोन कि सर इसका लाभ हम कब ले सकते हैं, ये योजना कब कैसे मिलेगी हमको। दूसरा है ये जो पाइपों का अनुदान मिलता है पाइपलाइन डालने के लिए है, या अपन जो पाइप खरीदते हैं इरिगेशन के लिए, तो उस पर क्या योजना है। तो इन तमाम सवालों का जवाब। अच्छा, एक चीज़ और है, किसानों के लिए एक योजना और चल रही है, कृषि उपकरण जो हैं वो मुफ्त में मिल रहे हैं, उनका आप ले सकते हैं फ़ायदा। मैसी फर्गूसन कंपनी के द्वारा वो चलाया गया है एक, और उसका शायद जी ऐप है, वो जी ऐप आप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद में जो ट्रैक्टर है या जुताई उराई के लिए आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत है वो आपको मुफ्त में मिलेगा। तो उसी योजना के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे कि उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि परसों किसी बड़े कृषि अधिकारी को लाइव लें और किसान भाइयों को जो है उनसे जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो दें। तो आप ज़रूर थोड़ा सा जुड़े रहना हमारे पेज से। रोड लाइट दिखाया था ना आपको रात को यहाँ से जाते वक्त कि छोटी छोटी कमियों की वजह से पूरा शहर अंधेरे में पड़ा रहता है साहब, रोड लाइटें बंद पड़ी रहती हैं। ठेकेदार से आज मेरी बात हुई, उसने कहा भाई साहब मैं क्या करूं, मेंटेनेंस करना चाहता हूं, सुधार करना चाहता हूं, रोते रोते तो पैसा आता है, एक बार ऊँट के मुंह में जीरा इतना सा पैसा आता है और फिर 2-5 महीने के लिए फिर पैसा रोक लेते हैं। बोले 8 महीने हो गए मुझे इन चीज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा, मैं कहाँ तक करूँ इस काम को। LED मुझे नहीं मिल रही, उपकरण मुझे नहीं मिल रहे, तो मैं कैसे सुधारूं इन चीज़ों को। तो इस चीज़ को लेकर के जो बिजली विभाग के ठेकेदार हैं जिनको यहाँ रोड लाइट का ठेका दिया गया है उनसे मेरी बात हुई है। रोड लाइटों का मामला ख़राब है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब बजट आया था तब उसने अपने स्तर पर बेहतर काम किया और पहले तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा रोड लाइटें ठीक हो जाएँ और लोगों को उसका फ़ायदा मिले। पारिवारिक विवाद के मामले इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं सर। हमारे पास में 2 मामले ऐसे आए हैं बहुत जल्दी, हालांकि मैं उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही उनको आपके सामने लाइव लेकर के आऊँगा। एक मामला बौली से है और एक मामला है गांव सेवा से। बौली का जो मामला है वो बड़ा चौंकाने वाला मामला है सर। एक माँ ही अपने बेटे की शत्रु बन चुकी है और बेटा इतना प्रताड़ित हो चुका है, इतना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है अब कि उन्होंने जब मुझे परसों फ़ोन किया था तो उनका ये कहना था कि साहब आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं, अगर मुझे इंसाफ मिलता है तो ठीक है, वरना मैं अपने परिवार के साथ अब आत्महत्या कर लूँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि मेरी माँ ही मेरी दुश्मन बनी हुई है और मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ। हर प्रशासनिक अधिकारी से गुहार लगा चुका हूँ मगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं। इसी तरह का एक मामला सेवा से आया है जहाँ महिला ने रोते हुए मुझे सुबह फ़ोन किया और मुझे बड़ा दुख हुआ कि दबंगों ने उसका रास्ता बंद कर दिया, उसके रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। तो मैंने आज तुरंत वो मामला जो है वो उच्च प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको भेजा है, ASP साहब को, डिप्टी साहब को, SDM वजीरपुर को, और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो दबंग है वो अभी भी, जबकि उनको पाबंद करने का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है कि साहब इनको पाबंद कर दिया जाए, हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारी जान को खतरा है। पुलिस ये कह करके हाथ ऊंचे कर लेती है कि ज़मीनी विवाद है, रास्ते के अतिक्रमण का मामला है, हम आपको सुरक्षा दे सकते हैं, बाकी अगर ये निर्माण करते हैं तो उसे हम नहीं रोक सकते। और ये सही बात है क्योंकि ये मामला फिर सिविल में या फिर SDM लेवल का आ जाता है, तहसीलदार लेवल का आ जाता है। उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी जान पर बना रही है सर। हालांकि मैंने उस महिला से कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सच और इंसाफ मिलने में चाहे देरी हो सकती है साहब, मगर सच तो सच रहता है, चाहे आप कितने ही पर्दों में उसको छुपा दें, सच हमेशा सच रहता है। तो पारिवारिक जो मामले हैं ना, और ये स्वार्थ के चलते ऐसा हो रहा है साहब, स्वार्थ के चलते परिवारों में वैमनस्यता की भावना बढ़ती जा रही है, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है और रिश्तों की गरिमा पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। और कहते हैं ना, आदमी गैरों से तो फिर भी टकरा सकता है
मगर अपनों से लड़ना, अपनों से जूझना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है सर। जब आपके अपने ही अपने सामने खड़े हो जाएं दुश्मन बन करके, तो उनसे पंगा लेना या उनका सामना करना इतना आसान काम नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं सर जो हमारे सामने आ रहे हैं, और उम्मीद ये करेंगे कि इन मामलों का समय रहते अगर निस्तारण हो जाए तो इन परिवारों की हेल्प हो सकती है। क्योंकि कई लोग हैं सर जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जबकि वो सही हैं। उनका कोई गुनाह नहीं है सर, उनका कोई दोष नहीं है, मगर क्या करें, रसूख के चलते, पैसे के चलते, और वही बात आती है ना कि साहब जिसके पास धनबल और बाहुबल है, सरकार और सत्ता उसी की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। अच्छा देखिए आप कि उस परिवार से, जो सेवा गांव का परिवार है, उससे पुलिस क्या कह रही है कि अगर आपको जब जाता ही इतनी परेशानी है तो आप गांव छोड़ करके चले जाएं। ये जवाब उचित नहीं है सर। कितने परिवारों को इस तरह निकालोगे आप? मतलब दबंगों का राज है, लाठी की हुकूमत है, लोकतंत्र की हर रोज हत्या हो रही है, और ना पुलिस कुछ कर पाती है ना प्रशासन कुछ कर पाता है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, करे तो पुलिस क्या करे। लेकिन कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट होते हैं कि वो खुद मिल जाते हैं, वो खुद रक्षक से भक्षक बन जाते हैं, और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हमारे सामने आते हैं, लोग हमारे सामने गुहार लगाते हैं, और हम प्रयास ये करते हैं कि उनको समय रहते इंसाफ मिले। चलिए, ये तमाम खबरें थी गंगापुर सिटी से, और कोई बड़ी खबर नहीं है। और लूट के जो मामले हैं वो अभी थम नहीं रहे हैं। किसी की जेब से 40,000 रुपये निकल जाते हैं, किसी की जेब से 30,000 रुपये निकल जाते हैं। पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को तो फिट कर चुकी है, मगर जो छोटे अपराध हैं ना गंगापुर सिटी में, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाहन चोरी है ना, लूट, किसी की जेब काट ली, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, नई गाइडलाइन आ चुकी है, और त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा इसको नाम दिया गया 3.0 के नाम। ऐसे सरकारी सभी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100% कार्मिक जा सकते हैं। जहां 25 या 25 से अधिक है उनमें 50%, और जिनमें 60% कार्मिकों का वैक्सीनेशन हो चुका है या प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें भी 100% कर्मचारी अब ऑफिसों में काम करने के लिए जा सकते हैं। ये होगा। कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मेरे जितने भी दर्शक हैं ना, मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग हमको फिर बाद में परेशान ना करें कि नई गाइडलाइन जो आई है उसमें क्या होगा। शहर में संचालित सिटी और मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगा। सिटी बसें और मिनी बसें जो शहरों में चलती हैं वो चालू हो जाएंगी। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, यानी आप सिर्फ सीटर बैठा सकते हैं। शहर में संचालित सिटी चालक और ड्राइवर जो है या परिचालक जो है, उनको डोज लगवाना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही वो सर्विस दे सकते हैं। निजी वाहनों के आवागमन प्रातः 5 से रात को 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अनुमत रहेगा। नोट कर लें आप चाहें तो, सुबह 5 बजे से शाम को 8 बजे तक आप अपने निजी वाहन से कहीं भी आ जा सकते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान जो गार्डन है, पार्क हैं, वो 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक खुल सकेंगे, और जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है उन्हें सायं 4 से 7 बजे तक भी अनुमति होगी, है ना। अब ये थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है इस मामले में, कि अब साहब इसका तो क्या कि कौन ने लगवाई कौन ने नहीं लगवाई, कोई वहाँ गार्ड थोड़ी बैठेगा वो चेक करने के लिए, तो वो देखना पड़ेगा। जिम रेस्टोरेंट हैं वो कम से कम 60% स्टाफ का जो है वो रहेगा मामला, और वैक्सीनेशन उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानी सायं 4 से 7 बजे तक वो जिम को खोल सकते हैं। रेस्टोरेंट संचालक जो है वो ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा और मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा। अगर कोई आता है आपके यहाँ तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग और वो करवाएं आप। सभी दुकानों, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा, ये ज़रूरी है। और 1 जुलाई 2021 के बाद में वो सेल्फ जनरेट प्राप्त कर सकते हैं वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेट। ऐसे बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके कार्मिकों में कम से कम 60% स्टाफ का फर्स्ट डोज लग चुका हो, उन बाज़ारों और प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानी साय को वो 4 से और 7 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी। देखो मतलब वो कह रहा ना कि नाक तो पकड़ी पर घुमा करके पकड़ी,
वो समस्या हो गई। स्पष्ट क्या है वो अभी निकल करके सामने नहीं आ रहा। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, मतलब कुल मिला करके ये है। ठीक है, बैठा करके खिलाने की जो सुविधा है होटलों में, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। रेस्टोरेंट आदि में बैठा कर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक। रेस्टोरेंट की व्यवस्था की 50% क्षमता के साथ एक छोड़कर एक के रूप में बैठा सकते हैं, लेकिन 4 बजे तक। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई और अत्यावश्यक आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा और थोक आउटलेट को खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप, डीजल प्रातः 5 से साढ़े 8 बजे तक भरवाया जा सकता है। वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून 2021 के बाद में आयोजित करने की सलाह दी गई है। इसमें क्या है, अति आवश्यक स्थिति में विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही अनुमत होगी, जिसमें वही 11 व्यक्ति जो हैं वो अनुमत होंगे। लेकिन आगे देखिए कि अगर आप जो भी करते हैं मैरिज, इमरजेंसी है, तो इसकी पोर्टल पर या 181 पर सूचना देनी होगी। विवाह संबंधित किसी समारोह में डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज आदि 30 जून तक तो अनुमत नहीं होगा। 30 जून तक तो पहले ही था, 30 जून तक अनुमत नहीं होगा। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी समारोह में अनुमत नहीं होंगे 30 जून तक। आगे बता रहा हूँ, दिनांक 1 जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर इत्यादि शादी समारोह में हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति, ठीक है, यानी 25 तो आयोजनकर्ता परिवार के, वे अतिथि, 10 बैंड बाजे वाले, जो बता रहा हूँ ना उसको गौर से सुन लेना, और ये 1 जुलाई से है। 10 बैंड बाजे वाले, 5 अन्य व्यक्तियों की संख्या साथ में दी गई है। शर्तों के अनुसार साढ़े 4 बजे से ही अनुमत होंगे, जिसकी सूचना भी आपको पोर्टल पर या 181 पर देनी होगी। ठीक है, विवाह संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति आपको नहीं होगी। इवेंट अभी शुरू नहीं है। पर्यटन गतिविधियां वो चालू हैं, वो तो खोल ही दिया गया है। ठीक है, और मेहमानों की संख्या निश्चित करनी पड़ेगी आपको जगह के हिसाब से। किसी भी प्रकार का मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहार, मेले, हाट, बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति अभी नहीं दी गई है, ये बंद रहेंगे। संपूर्ण प्रदेश में शनिवार साढ़े 8 बजे से, यस अब ध्यान रखना, शनिवार जैसे आज शनिवार है, आज 8 बजे से और सोमवार को 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड का कर्फ्यू रहेगा। यानी आपका रविवार वाला जो कर्फ्यू है वो अभी जारी रहेगा। कल आप किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं खोल सकते। ठीक है, ये रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन साढ़े 8 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। जो रात का कर्फ्यू है वो तो प्रतिदिन रहेगा। धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद में आप कर सकते हैं। वो भी प्रातः 5 बजे से साढ़े 4 बजे तक खुले जा सकते हैं मंदिर वगैरह। और वैक्सीन लगवा करके ही जाना है, वो तो वैक्सीन पर तो पूरा ध्यान ही है। धार्मिक स्थल में फूल माला, प्रसाद, चादर, अन्य पूजा सामग्री जाने और घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये घंटी बजाने का मेरे समझ में नहीं आता, घंटी बजाने से कोरोना का क्या रिलेशन है? शायद टचिंग का कोई मामला होगा। चलिए, और ये है। और देखते हुए जन सुरक्षा दृष्टि से अति आवश्यक है कि धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खुला जाना चाहिए। और ज़िले में प्रत्येक धर्मगुरु, धार्मिक संस्था, ट्रस्ट के अध्यक्षों को ये से सभी दिशा निर्देश पूर्व के अनुसार ही रहेंगे। दुकानों का जो समय है उसको देख करके लेकर के देखते हैं अपन। ठीक है, और लॉकडाउन की शिथिलता के बाद भी हमें कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क लगाना है और भीड़ भाड़ से दूर रहना है, ये साफ कहा है गहलोत साहब ने। और वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। 18 से कम आयु वर्ग के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। ठीक है, और दुकानों का जो समय है वो इसको लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट इन्होंने नहीं की है, लेकिन 8 बजे तक कर दी गई है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं 8 बजे तक कर दी गई है, लेकिन वो वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है। तो ढील दी भी है और नहीं भी दी। बात वही हुई है कि नाक तो पकड़िए पर घुमा करके पकड़िए। अच्छा, एक ये और आई है कि गांव में जाकर
वैक्सीन का प्रमाण पत्र लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बिना वैक्सीन लगवाए ही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं कुछ गाँवों में। अगर यहाँ से कोई मामला है तो, अगर ऐसा कोई मामला है तो प्लीज़ हमारे पास सबूत ज़रूर भेजें साहब। मैं कह रहा हूँ ना, लीकेज ना हो हमारी किसी योजना में तो संभव ही नहीं है भारत में। हाँ, ये तो पहली प्राथमिकता है। हर जगह मिलेंगे ऐसे घटिया किस्म के लोग। अब अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, लोगों का फर्जी प्रमाण पत्र बना करके, और ये कह रहे हैं साहब देखो आज हमने इतने लोगों की वैक्सीन लगवा दी। फर्जी नहीं लगता, ओरिजिनल प्रमाण पत्र तो नहीं, वैक्सीन ही लगा रहे। अरे प्रमाण पत्र ओरिजिनल है पर वैक्सीन तो नहीं लगा रहे ना, है ना। कोई ना कोई गली ज़रूर निकाल लेते हैं हम। ये खासियत है हमारे हिंदुस्तान की। इतनी बड़ी बम्पर लेवल पर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, गजब। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कर दिया, एक दिन में 10 लाख कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप क्या समझ रहे हो, इसमें लीकेज नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। सिरेंज लग रही है, हवा है, वायरल है, वो वही नहीं, उसमें ऑयल ही नहीं है, लिक्विड ही नहीं है, उसमें दवाई नहीं है, ठीक है। लग रही है कोवैक्सीन, सर्टिफिकेट आ रहा है कोविशील्ड का। यही तो खासियत है हमारी, और क्या खासियत है। तो ये चीज़ें, और जो नई गाइडलाइन है वो हम पेज पर भी डाल देंगे। 3 नंबर पे। अच्छा, एक दुकानों को लेकर के मैं थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं आपकी स्थिति। जिन दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों का कम से कम 60% स्टाफ को फर्स्ट डोज लग चुकी हो, उन दुकानों, उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 3 घंटे एक्स्ट्रा दिया, यानी साय 4 बजे से साय 7 बजे तक, 8 नहीं 7 बजे तक वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ उनको स्क्रीनिंग की सुविधा और मास्क की अनिवार्यता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है। और क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियाँ जो हैं वो अनुमत होंगी, इंडोर खेल गतिविधियाँ जो हैं वो अनुमत होंगी जिन्होंने वैक्सीन ले लियो उनके लिए, ठीक है। और रेस्टोरेंट आदि संचालकों को बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से साय 4 बजे तक रेस्टोरेंट की बैठक व्यवस्था के आधार पर रख सकते हैं, वो 50% के साथ, ठीक है ना। और वो भी वैक्सीनेशन के नाम पर, है ना, वैक्सीन होना ज़रूरी है। तो ये है, इसके अलावा और कोई ज़्यादा तब्दीली इसमें नहीं हुई है। हाँ, ये ध्यान रखना। और अब बेवजह बार बार हमसे ये ना पूछा जाए, हम इसको पेज पे भी डाल देंगे। और आप भी देखिए, प्रशासन का सहयोग तो करें। धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधर रही है, अच्छी बात है सर, राहत मिल रही है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारी वजह से अगर रायता नहीं फैलेगा ना तो अच्छा रहेगा। और जो हम हो गए ना सवा हाथ के, क्या अब कुछ नहीं, अब तो गया कोरोना, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। हमारी लापरवाही जो है ना वो फिर से लॉकडाउन की ओर इशारा कर सकती है, लॉकडाउन लगा सकती है। तीसरी लहर को झुटलाया नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखना आप। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ज़रूरी काम है तो जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, लापरवाह ना हो, कोशिश ये करें कि लोगों से एक दूसरे से दूरी मेंटेन करके रहें, तो बिल्कुल हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगस्त तक 101% जो है वो बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी, तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित होंगे, ठीक है। लेकिन पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वैक्सीन लगवाएं। इसके प्रति अगर कोई गलतफहमी है तो वो दिमाग से निकाल दें सर। मरना तो वैसे भी है ना कोरोना से, ठीक है। तो अच्छी कोशिश ये करें, मरने से पहले थोड़ा सा जीने की एक कोशिश तो कर लें, क्यों डरें। वैसे करोड़ों रुपए खर्च करके और एक दवाई उन्होंने ईजाद की है आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वैक्सीन लगवाएं। मैं भी बहुत लालायित हूँ सर वैक्सीन लगवाने के लिए, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं अभी लगवा नहीं सकता क्योंकि मैं संक्रमित था। तो उसका एक प्रोटोकॉल रहता है कि आपको 2 महीने तक, 2.5 महीने तक, अभी तक 3 महीने का रहता है वैसे तो, कि 3 महीने तक आप वैक्सीन ना लगवाएं। पर मैं लगवाना चाहता हूं सर जल्दी से जल्दी। और अब भरपूर मात्रा में डोज है हमारे पास में, जाएं लगाएं, लोगों को जागरूक करें। और जितने भी मेडिकल स्टाफ जो लगा हुआ है, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा सर आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो निहायत ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और स्टाफ को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का अंशु पहलू आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सर। और कोई भी आपकी समस्या है, मुद्दे हैं, बेझिझक हमारे पास भेजिए, अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ में, व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहें, खबरों को देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।